हेलो स्टूडेंट्स। अगस्त कॉम्प ने अपनी पुस्तक द कोर्स द पॉजिटिव फिलोसफी, या जिसे संक्षेप में हम कोर्स भी कहते हैं, उसमें समाजशास्त्र के रूप में एक नवीन सामाजिक विज्ञान की सैद्धांतिक स्थिति को ठोस बनाने के लिए अपने जो दो सिद्धांत दिए थे, जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। उनमें पहला था द लॉ ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर दूसरा था पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ अगस्ट कॉम्ट, और इसी तरह उन्होंने एक तीसरा सिद्धांत या मत भी उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र का की पोजीशन, जो एकेडमिक पोजीशन है, या अन्य विज्ञानों या जो अन्य जो साइंसेस हैं, अन्य स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज हैं, स्ट्रेंथ्स ऑफ नॉलेज है, उनके साथ उसकी सापेक्षिक पोजीशन क्या हो, उसको कैसे लोकेट किया जा सकता है, इस संबंध में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किया, जिसे हम विज्ञानों के वर्गीकरण एवं या फिर संस्तरण, यानी कि हायरार्की ऑफ साइंसेज और क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज और साइंसेज भी कहते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से अगस्त कॉम्प ने यह दर्शाने की कोशिश की कि जितने भी प्रकार के विज्ञान है, वैज्ञानिक अध्ययन है या प्रत्यक्षवादी अध्ययन है, उनका वर्गीकरण कुछ ठोस नियमों के आधार पर किया जा सकता है, और इन ठोस नियमों के आधार पर न सिर्फ विभिन्न विज्ञानों या ज्ञान की जो शाखाएं हैं उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, बल्कि उन्हें उनकी उत्पत्ति के क्रम में और साथ ही साथ जो तीन अवस्थाएं अगस्त कॉम्प ने अपने दी लॉ ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस या ह्यूमन माइंड के सिद्धांत में प्रतिपादित की थी, जिसमें उन्होंने पहली स्टेज थियोलॉजिकल, दूसरी मेटाफिजिकल और तीसरी पॉजिटिव स्टेट बताई थी। उस संदर्भ में देखें तो प्रत्येक जो विज्ञान है वो इन तीन अवस्थाओं से निश्चित रूप से गुजरता है। और अगस्त कॉम्ट ने जो पदानुक्रम दिया था, हायरार्की दी थी, जिसमें उन्होंने 6 विज्ञानों की बात की थी, 6 स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज की बात की थी। इन 6 स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को अगस्त कॉम्प ने जब पद सोपानी क्रम में वर्गीकृत करके उन्हें एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उन्होंने 2 आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें पहला था द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, बढ़ती हुई पराश्रिता या निर्भरता का सिद्धांत, और दूसरा था दी प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग जनरलिटी, या फिर घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशलिटी एंड डिक्रीजिंग जनरलिटी। इन 2 आधारों पर उन्होंने विभिन्न जो विज्ञान है, ज्ञान की शाखाएं हैं, उनको पदानुक्रम रूप से हायरार्किकली अरेंज किया, और इस अरेंजमेंट में उन्होंने जिस विज्ञानों को पदानुक्रम या हायरार्की में निचले स्थान पर रखा या एक तरह से प्रारंभिक स्थान पर रखा, उनमें जो भी विज्ञान थे, अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि वो विज्ञान उसी क्रम में इन 3 अवस्थाओं से, क्रमशः इन 3 अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस विचार से अगस्त कॉम्ट का मानना था, उन्होंने जो 6 जो विषय या अध्ययन की शाखाएं जिन्हें उन्होंने वर्गीकृत किया और एक पदानुक्रम में अरेंज किया, उसमें 6 विज्ञान थे जो इस क्रम में थे: मैप, CBS, और एक 7वें की बात उन्होंने की थी, जो काफ़ी कम इसका वर्णन किया गया था, इसलिए हम मोटे रूप से ये 6 ही विज्ञान है जिनके वर्गीकरण की हम बात करते हैं। M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स, A स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्र विज्ञान जिसको बोलते हैं, P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, C स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री, B स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी एंड S स्टैंड्स ऑब्वियसली फॉर सोशियोलॉजी, और E स्टैंड्स फॉर एथिक्स। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो ये जो 6 विज्ञान हैं जिनका वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट ने किया, और उन्हें नीचे से ऊपर तक एक पदानुक्रम में प्रस्तुत किया। सबसे नीचे आधारभूत स्तर पर उन्होंने गणित को रखा, मैथमेटिक्स को रखा, उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉमी या नक्षत्र विज्ञान को रखा, खगोल विज्ञान को रखा, उसके बाद में उन्होंने फिजिक्स या भौतिक शास्त्र को रखा, उसके पश्चात केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र को रखा, और उसके ऊपर बायोलॉजी को रखा, और सबसे ऊपर उन्होंने समाजशास्त्र को रखा। यहाँ समाजशास्त्र को सबसे ऊपर रखने
के पीछे उन्होंने ठोस तर्क प्रस्तुत किए। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी भावनाओं में बहकर या एक तरह से चूंकि समाजशास्त्र को स्थापित करना चाहते थे तो उस हिसाब से उन्होंने समाजशास्त्र को सबसे ऊपरी पायदान पे रखा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल निश्चित एक सिद्धांत की बात की, कुछ निश्चित लॉजिकली उन्होंने समाजशास्त्र को सबसे ऊपर स्थापित किया, एक क्राउनिंग ज्वेल या क्राउनिंग ग्लोरी के रूप में स्थापित किया। क्योंकि अगस्ट कॉम्ट का मानना था कि समाजशास्त्र ही वह विज्ञान है जो मानवता या मानव के जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसकी समग्रता में समझकर हमें ऐसा ज्ञान उपलब्ध कराएगा जो निस्संदेह सबसे अधिक निर्भर होगा अपने पूर्व विकसित विज्ञानों पर, लेकिन साथ ही सबसे अधिक कंप्लीट भी होगा, सबसे अधिक ह्यूमन एक्शन को गाइड करने की पोजीशन में होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से गाइड करने की पोजीशन में होगा, ताकि समाज का पुनर्गठन पुनर्संगठन इस प्रकार से किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ग्रोथ की उसमें संभावनाएं मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, कम ये जो नवीन व्यवस्था होगी सामाजिक पुनर्गठन के पश्चात नया बेहतर समाज बनेगा, उसमें मानव का शोषण कम होगा। तो ये जो दो सिद्धांत थे, या नीचे से ऊपर का जो पदानुक्रम था, पहले सिद्धांत मैंने आप बताया कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। अगस्ट कॉम्ट का ये मानना था कि हम गणित से जैसे जैसे समाजशास्त्र की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपने अध्ययन वस्तु या विषय क्षेत्र के संबंध में बाद में आने वाला विज्ञान अपने पहले आने वाले विज्ञान पर, विज्ञान के तथ्यों पर, विज्ञान की खोजों पर और उसके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। और उन सिद्धांतों, तथ्यों और फाइंडिंग्स जो सूचनाएं हैं उनके आधार पर अपनी विषय वस्तु का वो अध्ययन करने की स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम गणित से शुरू करते हैं, खगोलशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बढ़ते हुए हम सोशियोलॉजी की ओर आते हैं, वैसे वैसे एक तरह से इसकी निर्भरता बढ़ती जाती है। और इस हिसाब से देखें तो समाजशास्त्र सबसे अधिक निर्भर विज्ञान है। और निर्भर कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र सबसे अधिक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, सबसे अधिक अंतर विषयात्मक दृष्टिकोण को अपनाने वाला विज्ञान है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव को, मानव जीवन को या मानव के व्यवहार को उसकी संपूर्णता में समझना है, न कि किसी विशिष्ट पहलू को समझना जैसे कि इससे पूर्ववर्ती विज्ञान करते आए हैं। अगस्ट कॉम्ट का मानना था कि जैसे जैसे हम पदानुक्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो विज्ञान है वो दो अवस्थाओं से गुजरकर जो अंतिम अवस्था है पॉजिटिव स्टेट, वहाँ तक अलग अलग समय पर पहुँचते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो मैथमेटिक्स वो विज्ञान है जो सबसे पहले पॉजिटिव स्टेट को प्राप्त करेगा, एस्ट्रोनॉमी उसके बाद में, फिजिक्स उसके बाद में, केमिस्ट्री उसके बाद में, बायोलॉजी उसके बाद में, और सबसे अंतिम रूप से समाजशास्त्र पॉजिटिव स्टेज को प्राप्त करेगा। और जब अगस्ट कॉम्ट 1870वीं या प्रबोधन जो एनलाइटनमेंट एरा था उसके बाद में जो पॉजिटिव स्टेट या मॉडर्न सोशल साइंसेस के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 18वीं शताब्दी में आकर हम ये कहते हैं कि अब समाज विज्ञान या सामाजिक चिंतन की जो अवस्था है वह भी दार्शनिक और धार्मिक और दार्शनिक से गुजरती हुई अब प्रत्यक्षवाद अवस्था को प्राप्त कर रही है। दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने इस हायरार्किकल ऑर्डर को जनरेट करने के लिए यूज किया था वो था घटती हुई सामान्यता, डिक्रीजिंग जनरलिटी, एंड बढ़ती हुई जटिलता, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगस्ट कॉम्ट का ये मानना था कि जैसे जैसे हम गणित से समाजशास्त्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे इन विषयों के द्वारा जो अध्ययन की वस्तु होती है उसकी प्रकृति अधिक सामान्य से कम सामान्य की ओर, यानी कि अधिक विशिष्ट की ओर बढ़ती जाती है। और चूंकि अधिक सामान्य चीज अधिक सरल होती है, कम जटिल होती है, तो इस हिसाब से देखें तो जैसे जैसे पदानुक्रम में नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ते रह जाते हैं वैसे वैसे सामान्यता, सरलता कम होती जाती है और विशिष्टता और जटिलता बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ मूर्तता भी बढ़ती जाती है। गणित एक ऐसा विषय है जो सबसे अधिक अमूर्त घटनाओं के साथ डील करता है, क्योंकि इसमें नंबर्स की स्टडी की जाती है, मेजरमेंट की स्टडी की जाती है। किसी ने भी आज तक आयोटा को नहीं देखा है, किसी ने भी आज तक डेल्टा को नहीं देखा है, बीटा को नहीं देखा, अल्फा, गामा इनको नहीं देखा है। इनका उपयोग लॉजिक के रूप में किया जाता है, जबकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अधिक मूर्त घटनाओं
का अध्ययन करने वाले विज्ञान अस्तित्व में आते हैं। जैसे समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, मानव को हम देख सकते हैं, उसके व्यवहार को का अवलोकन किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, तो उसकी जो जो कुछ भी व्यवहार है वो अधिक मूर्त है बनिस्पत ये जो आयोटा गणित की जो दुनिया है, नंबर्स की जो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है, इनकी दुनिया ये अमूर्त है, जबकि मानव का व्यवहार अधिक मूर्त है। तो ये डायग्राम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जनरलिटी कम हो रही है और स्पेशलिटी बढ़ रही है, सरलता कम हो रही है और जटिलता बढ़ रही है, अमूर्तता कम हो रही है और मूर्तता बढ़ रही है। तो 3 आधारों पर हम बात करेंगे कि मूर्तता, जटिलता, विशिष्टता और सरलता, अमूर्तता और सामान्यता। अब है ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से उन्होंने ये थोड़ा इसमें डायग्राम में 1 नंबर पे मैथ्स है, ये नीचे से ऊपर आप इस प्रकार से बनाएंगे मैप सीबीएस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसके बाद में मैं आपको पहले बता चुका हूँ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में या प्रत्यक्षवाद की जब हमने चर्चा की थी कि अपने अंतिम समय में आते आते अगस्त कॉम्ट ने तार्किकता के स्थान पर धार्मिकता और एक तरह से नैतिकता की ओर उनका झुकाव नैतिकता की ओर हो चुका था, और अब वो ह्यूमन इंटेलेक्ट या रैशनैलिटी के स्थान पर ह्यूमन इमोशनलिटी और जो वैल्यूज़ हैं, नैतिकता है, उनके महत्व को अधिक स्वीकार करने लग गए थे। तो यहाँ आते आते उन्होंने जब समाजशास्त्र के रूप में एक पॉजिटिव सोशल साइंस की उन्होंने कल्पना की थी और एक तार्किक और एनालिटिकल स्टडी करने वाला विज्ञान के रूप में पॉजिटिव साइंस के सोशल साइंस के रूप में उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की बात की थी। लेकिन इसके बाद में जब उनका झुकाव नैतिकता की ओर हुआ तो उन्होंने इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर स्थान पर यानी कि एथिक्स यानी कि नैतिकता या आचार शास्त्र, ये पूरी एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन मॉरलिटी। हालांकि इसकी चर्चा बहुत कम उन्होंने की थी और ये एक तरह से जो नैतिकता की बात उन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरलिटी जिसको हम बोलते हैं अगस्त कॉम्ट का, या प्रत्यक्षवाद को धर्म के रूप में जब उन्होंने स्थापित किया, जिसे मानवता का धर्म कहते हैं, और इस मानवता के धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रीस्ट की कल्पना की थी, उस प्रीस्ट को सबसे बड़ा प्रीस्ट खुद को ही उन्होंने माना था, दी हाई प्रीस्ट ऑफ द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने खुद को कहा था। चलो ये अलग प्रकार की बातें हैं। अब ये जो पदानुक्रम है इसमें उन्होंने डिटेल में ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार गणित से लेकर समाजशास्त्र तक जो अलग अलग विज्ञान हैं वो जैसे जैसे आगे की ओर विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे अपने अध्ययनों के लिए अपने पहले वाले विज्ञान पर उनकी निर्भरता बढ़ती जाती है। इस निर्भरता बढ़ने के साथ साथ वो न सिर्फ अपने पूर्ववर्ती विज्ञान पर निर्भर होते हैं बल्कि अपने आगे वाले विज्ञान के लिए भी आधार तैयार करते हैं, ठीक है। और अपने पूर्ववर्ती विज्ञान से सिर्फ वो ग्रहण ही नहीं करते हैं उनके सिद्धांतों को, उनकी अवधारणाओं को, उनकी जो फाइंडिंग्स है, बल्कि उन अवधारणाओं, सिद्धांतों, फाइंडिंग्स को प्रूव करने के लिए एक तरह से उनको उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए उनके लिए प्रयोगशाला का काम करते हैं। तो वहीं आकर हम ये देखते हैं कि फला फला सब्जेक्ट की जो भी फाइंडिंग्स है क्या वो सही है अथवा गलत है। अब ये सारा लिटरेचर इसी से संबंधित है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कॉम्ट ने ज्ञान या विज्ञानों का संस्करण निर्भरता वर्गीकरण के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया है। सबसे अधिक बुनियादी स्थान गणित शास्त्र को दिया है क्योंकि यह सबसे अधिक सामान्य और प्राचीन विज्ञान है। इसके ऊपर खगोल शास्त्र का स्थान है जो कि मूल रूप से अपने से पहले विज्ञान गणित शास्त्र पर निर्भर है। इसके ऊपर स्थलीय घटनाओं का अध्ययन करने वाले 2 विज्ञान हैं, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। अब ये जो वर्गीकरण था विभिन्न विज्ञानों का, इसमें अगस्त कॉम्ट ने 2 प्रकार के विज्ञानों की बात की है। एक वो विज्ञान जो स्थलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल, और एक वो जो खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल जो विज्ञान है ये एक तरह से जो नॉन लिविंग यानी कि जो एनिमेट चीज़ें हैं, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनकी स्टडी से डील करते हैं। और बायोलॉजी और सोशियोलॉजी ये लिविंग जो बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं,
या जो प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह है, एनिमल किंगडम है, उनके जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो मोटे रूप से इन 6 विज्ञानों के रूप में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसको 2 स्टेटा में बांटा है, इनऑर्गेनिक साइंसेज, ऑर्गेनिक साइंसेज। इनऑर्गेनिक साइंसेज को भी इन्होंने फिर से 2 भागों में बांटा है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज और टेरेस्ट्रियल साइंसेज। एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को और टेरेस्ट्रियल साइंसेज में उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को बांटा है, जबकि ऑर्गेनिक साइंसेज में उन्होंने बायोलॉजी और बायोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी को वर्गीकृत किया है। अब देखिए यह सरलता से देखा जा सकता है कि घटनाएं जितनी ही अत्यधिक सामान्य सरल अमूर्त होती हैं उतनी ही वे दूसरों पर कम निर्भर होती है। यानी कि सबसे नीचे पायदान वाली जो घटनाएं हैं, जैसे गणित जो जिन चीज़ों का अध्ययन करती है वह सबसे सामान्य है, सबसे सरल है। 2 + 2 = 4 एंड इट्स रियल, इट इज़ वैलिड फॉर एवरीवन। सबके लिए 2 + 2 4 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, क्या सबकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन एक जैसा होता है? क्या सबका केमिकल कंस्ट्रक्शन एक जैसा होता है? क्या सबका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसी होती है? क्या सबकी साइकोलॉजी या सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक जैसा होता है? क्या सबके लिए दोस्त के वही मायने हैं जो आपके लिए हैं? तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे घटनाएं अधिक विशिष्ट होती जाती हैं, अधिक जटिल होती जाती हैं, अधिक मूर्त होती जाती हैं, और उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उस पर्टिकुलर विषय की अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पर निर्भरता भी बढ़ती जाती है। तो एक तरह से देखें कि हम किसी भी विज्ञान के विषय में उचित ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक इससे पहले वाले विज्ञानों या जिन पर यह निर्भर है उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त ना हो। अब देखिए, कॉम्ट के अनुसार, ये कंक्लूडिंग रिमार्क है, सोशियल बायोलॉजी, मैथमेटिकल सोशियोलॉजी, कॉम्ट के विचारानुसार प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन उसी क्रम में करना चाहिए जैसा कि उपयुक्त वर्गीकरण में प्रस्तुत किया गया है। इस संस्करण में सबसे ऊपर समाजशास्त्र है, जो कि अन्य विज्ञानों की तुलना में सबसे नवीन, न्यूएस्ट है, मोस्ट डिपेंडेंट है, मोस्ट स्पेसिफिक है एंड कॉम्प्लेक्स है एंड मोस्ट कॉन्क्रीट है। सबसे अधिक प्रचलित, विशिष्ट व जटिल विज्ञान है। तो विज्ञानों के वर्गीकरण और विज्ञानों के पदानुक्रम के सिद्धांत के माध्यम से अगस्त कॉम्ट ने यह दर्शाने की भी कोशिश की कि अलग अलग जो विज्ञान है वो एक तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। अंतर विषयात्मक प्रकृति, किसी भी अध्ययन या विषय की अंतर विषयात्मक प्रकृति के बारे में चिंतन करने वाले सबसे प्रारंभिक विद्वानों के रूप में हम अगस्त कॉम्ट को यहाँ देख सकते हैं। वही पहले विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि यदि हमें मानव जीवन की संपूर्णता में अध्ययन करना है तो हमें विभिन्न विज्ञानों को एक दूसरे पर निर्भरता के क्रम में देखना होगा। एक दूसरे की सापेक्षिक, एक तरह जो रिलेटिव एक पोजिशनिंग है, उनकी सापेक्षिक जो अवस्था है उसको समझकर ही आगे बढ़ना होगा। इसके संबंध में एक और तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र के संबंध में जब उन्होंने ये द आइडिया ऑफ ए न्यू सोशल साइंस ऑफ सोसाइटी की जब आइडिया कंसीव किया था तो उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स नाम दिया था। यानी कि वो इसे भौतिक शास्त्र के अधिक नज़दीक रखना चाहते थे। जिस प्रकार भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान जो है वो जो फिजिकल फिनोमिनन है, भौतिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्षवादी पद्धतियों का उपयोग करते हैं, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, तुलना वगैरह। उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इन पद्धतियों का उपयोग करेगा अगस्त कॉम्ट के अनुसार। लेकिन जब उन्होंने हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस का विचार दिया तो उन्होंने इसे बायोलॉजी के ऊपर रखा, ना कि फिजिक्स के ऊपर रखा। ठीक है, मैप CBS। तो बायोलॉजी उससे पूर्ववर्ती विज्ञान था। तो यहाँ आते आते अगस्त कॉम्ट ने एक तरह से फिजिक्स के साथ समाजशास्त्र की समीपता या निकटता को अस्वीकृत करते हुए उन्होंने बायोलॉजी के साथ इसकी निकटता को स्थापित किया। और यही वजह है कि उन्होंने जो भी थ्योरीज प्रोपाउंड की या एक तरह से उन्होंने जो थ्योरीज की उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में देख सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरीज या मॉडल उन्होंने दिया था सोसाइटी का, कि जिस प्रकार एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होती है जिसका जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे सोसाइटी भी इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट डेवलप्स, it evolves from simpler stages to complex stages, right? और इसी प्रकार से इवोल्यूशनरी मॉडल दिया था
तो जैसे बायोलॉजी में इवोल्यूशन की बात की जाती है, इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात की जाती है, तो उसी के आधार पर सोशल इवोल्यूशन की बात की थी। आप देखिए अगस्त कॉम्ट के विचारों से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्हें एक तरह से अगस्त कॉम्ट की कॉपी भी माना जाता है, इंग्लैंड में उन्हें समाजशास्त्र के पिता माना जाता है, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंग्लैंड, ब्रिटिश फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उन्होंने भी जो सिद्धांत दिए थे वो अगस्त कॉम्ट के इन्हीं दो विचारों से प्रभावित थे, एक ऑर्गेनिज्मिक मॉडल ऑफ सोसाइटी या ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरा इवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशल वर्ल्ड, सोशल सिस्टम। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। हम अगली वीडियो में सोशियोलॉजी, जो एक न्यू सोशल साइंस ऑफ सोसाइटी है, उसके बारे में अगस्त कॉम्ट के क्या विचार थे, क्या भूमिकाएं अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दी, और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण दो भागों में बांट के इन्होंने देखा था, इसके विषय क्षेत्र या विषय वस्तु के संबंध में अगस्त कॉम्ट के विचारों को हम बहुत क्विक एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।